बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले हम जो 7 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। उनके अंदर डिफरेंट जो थे टाइप्स उनकी बन रही थी। डिफरेंट डिनोमिनेटर के हिसाब से हमने उन्हें देखा कि कैसे सॉल्व करना है डिफरेंट केसेस से। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर देखें तो इसके नीचे एक आ रहा है क्वाड्रेटिक फैक्टर और उसके साथ x-1 आ रहा है लीनियर फैक्टर। लेकिन ये ऐसा लीनियर फैक्टर है, ये 2 टाइम आ रहा है, यानी रिपीट हो रहा है, रिपीटेड लीनियर है और साथ में क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो हम इसको कहेंगे कि ये जो है ना क्वाड्रेटिक वाला जो तीसरा केस है ये वो सॉल्व कैसे करेंगे। उसके लिए क्वेश्चन को मैंने लिखा ये क्वेश्चन नंबर 8। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि पोलिनोमियल, रैशनल पोलिनोमियल के केस में जो डिनोमिनेटर वाली पोलिनोमियल है बटे के ऊपर और जो बटे के नीचे डिनोमिनेटर वाली पोलिनोमियल है, दोनों की पावर्स को देखते हैं। ऊपर पावर कम होनी चाहिए, नीचे पावर ज़्यादा होनी चाहिए। इस केस को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में हो क्वेश्चन तो उसको तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम उसके पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? ये नीचे इक्वेशन स्टार बनाई है, लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन लिखा, इसके नीचे ये जो लीनियर फैक्टर था x-1 होल स्क्वायर, इसको एक दफ़ा विदाउट पावर लिख लिया कांस्टेंट के नीचे, नया कांस्टेंट लिया b, उसके नीचे एक पावर इसकी इंक्रीज़ कर दी, तो ये x-1 जो फैक्टर था पावर 2 वाला, ये विदाउट पावर, और फिर उसकी पावर इंक्रीज़ की तो ये यूज़ हो गया। लास्ट वाले में अगर हम देखें तो जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है x² + 2 उसको यूज़ करना है। अब जैसे ही बटे के नीचे x² आया और ऊपर हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना है, तो कांस्टेंट a भी यूज़ हो चुके थे, c की बारी थी, c कांस्टेंट लिखा और साथ ही स्क्वायर की वजह से x आ गया और ये cx बन गया। और जब भी x वाला कोई वेरिएबल वाला कांस्टेंट आता है साथ, तो वो अकेला नहीं आता, उसके साथ एक नया कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। तो इस केस में हमने d को इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये था क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसके ऊपर आ गया cx + d। इक्वेशन स्टार बन गई, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दिए। इक्वेशन स्टार के बाद हम बनाते हैं इक्वेशन अल्फ़ा। कैसे बनाते हैं कि जो लेफ़्ट साइड पे होती है वैल्यू डिनोमिनेटर के अंदर, उनको हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस चीज़ को, ये जो लेफ़्ट साइड पे डिनोमिनेटर है इन फैक्टर्स को, x-1 होल स्क्वायर और x² + 2 को ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने इनको मल्टीप्लाई किया, जो कि हमारी प्रैक्टिस रही है कि x-1 होल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, x-1 होल स्क्वायर के साथ x² + 2 रह गया, ये इस x² + 2 से कैंसिल हो गया। तो जो लेफ़्ट साइड होती है उसकी तमाम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाया करते हैं, बाकी 1 रह गया। इस साइड पर अगर हम देखें a के बटे में है x-1, जब हमने इसको इससे कैंसिल करना है तो ये x-1 की पावर 2 है, इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक रह जाएगा a के साथ, और ये x² + 2 बटे में कैंसिल नहीं हुआ तो साथ में आ गया x + 2। सिमिलरली b के नीचे है x-1 होल स्क्वायर, तो ये x-1 होल स्क्वायर x-1 होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह गया x² + 2, तो हम इस x² + 2 को यूज़ कर लेंगे b के साथ। सिमिलरली ये था x² + 2, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 2 के साथ कैंसिल, बाकी रह गया x-1 होल स्क्वायर, तो ये cx + d के साथ x-1 होल स्क्वायर आ गया। तो इक्वेशन अल्फ़ा बन गई है। इसका हम डिटेल में पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के अंदर कि किस तरीके से हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट करते हैं। अभी फिर हमने जब इक्वेशन अल्फ़ा बन गई तो वापस इक्वेशन स्टार में जाना है। स्टार में जो पहला कांस्टेंट है a, उसके नीचे आपने देखना है लीनियर फैक्टर है x-1, जी बिल्कुल लीनियर फैक्टर है। अगर है विदाउट होल पावर तो फिर हम इसको लिख लेंगे 0 के इक्वल। जब 0 के इक्वल लिखा, यहाँ से x की वैल्यू आ गई +1। अब x की दिस वैल्यू को हमने करना है पुट इन इक्वेशन अल्फ़ा। ये इक्वेशन अल्फ़ा थी, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम 1 रिप्लेस कर देते हैं।
तो ये 1 आ गया एज इट इज़, ए आ गया, एक्स की जगह पे 1 आया -1, फिर इधर 1 आया 1 स्क्वायर प्लस 2, इधर 1 आया 1 स्क्वायर प्लस 2, इधर 1 आया और इधर 1 आ गया। नेक्स्ट जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो लेफ़्ट साइड वाला 1 तो वैसे ही आ गया और ये 1 -1 ये हुआ 0। इस ज़ीरो होने की वजह से ए की सारी टर्म ज़ीरो हो गई। ये है 1 स्क्वायर 1 हो गया +1 +2, तो ये 2 + 1 3b बन गया, तो ये 3b आ गया। इसको देखें तो ये 1 -1 ये 0 है, जिसकी वजह से c और d दोनों कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे थे, 0 हो जाएंगे। यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/3, तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है। दोबारा फिर स्टार इक्वेशन में जाएंगे, स्टार इक्वेशन में दूसरा कांस्टेंट देखेंगे, उसके नीचे देखेंगे क्या लीनियर फैक्टर विदाउट पावर है। लीनियर तो है लेकिन इसकी होल पावर आ रही है, तो हम इसको ज़ीरो के इक्वल सपोज नहीं कर सकते। तो मींस ये वाला तो मेथड ख़त्म हो गया। अब फिर इक्वेशन अल्फ़ा को रीराइट करने वाला मेथड हम यूज़ करते हैं। इक्वेशन अल्फ़ा को रीराइट करने का मकसद ये है कि उसके अंदर जितने भी स्क्वेयर्स हैं, मल्टीप्लिकेशंस हैं, वो सब प्रोसेस कर दें और उसको अरेंज कर दें एक्स के रिस्पेक्ट। एक्स की पहले बड़ी पावर पहले, फिर छोटी पावर्स ग्रेजुअली लिखते जाएँ। तो देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जब x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x³ बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा, फिर ये वाला -x² से मल्टीप्लाई होगा तो -x² हो जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। सिमिलरली जब b x² + 2 एक ही ब्रैकेट है, इसको वैसे ही लिख देते हैं। अभी इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड 2 इन 7 आएगा, तो ये बन गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करनी है। ए को अंदर मल्टीप्लाई किया सब के साथ बार बार, तो ये x³ बन गया प्लस 2ax -ax² -2a। सिमिलरली जब b अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा bx² + 2b। जब x इससे मल्टीप्लाई होगा cx³ बन जाएगा, इधर cx ही आ जाएगा, इधर -2cx² आ जाएगा। और d की बारी है, जब d से मल्टीप्लाई होगा तो dx² आ गया, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो d आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2dx आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन होगी इसकी। इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद अब हमने इसको तरतीब लगाना है, यानी x की बड़ी पावर पहले लिखनी है और x की छोटी पावर्स बाद में लिखनी है। ये x³ वाली टर्म थी और ये x³ वाली टर्म थी, दोनों में से x³ कॉमन ले लिया, बाकी रह गया a अंदर और इधर से रह गया c अंदर। ये x² वाली टर्म है, ये x² वाली टर्म है और ये x² वाली टर्म है, इसके साथ ये x² वाली टर्म है। x को कॉमन ले लिया, बाकी रह गया -a, इधर रह गया +b और इधर रह गया -2c और इधर रह गया +d। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखनी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे कि x वाली ये एक वैल्यू खड़ी है, इसके बाद x की पावर 1 वाली ये खड़ी है और ये खड़ी है। इनमें से x कॉमन ले दिया, 2a + c -2dx लिख दिया। लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म्स रह गई हैं -2a है प्लस d है और ये वाला 2b है, ये लिख दी कांस्टेंट टर्म। जब हमने ये वाला काम कर दिया है, नेक्स्ट हमारा काम होता है कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। अब हमने कंपेयर करने हैं कोफिशिएंट्स। इधर x³ का कोफिशिएंट a + c है, इधर है ही नहीं, मीन 0 है, तो a + c = 0 आ गया। इधर x² का कोफिशिएंट ये सारी टर्म है, उधर इधर है ही नहीं, ये लिख दिया सेकंड इक्वेशन। 2a + c - 2d ये x का कोफिशिएंट है और इधर x का कोफिशिएंट है ही नहीं, मीन 0 है। इधर कांस्टेंट है -2a + 2b + d, इधर कांस्टेंट 1 है, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। जब ये इक्वेशंस बन गई हैं, अब हमने 1 बाय 1 इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 a + c, तो क्योंकि हमारे पास ऊपर तो जस्ट एक कांस्टेंट b की वैल्यू है, अब हम जब इक्वेशंस को देखते हैं ये चारों इक्वेशंस, तो इसमें कोई भी ऐसी सिंपल इक्वेशन नहीं है कि जिसके अंदर हम b की वैल्यू पुट करें और नेक्स्ट किसी और वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए, कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाए, तो नहीं मिल रही हमें। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहली सबसे सिंपल इक्वेशन है, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो बनेगी -c। अब हमने क्या किया,
ए की इस वैल्यू को तमाम इक्वेशंस जो इक्वेशन 2 है, 3 है, 4 है, ये वाली 2, 3 और 4, इनकी जगह पे ए की जगह पे माइनस सी लिख देना है, ए की जगह पे माइनस सी लिख देना है और इधर भी ए की जगह माइनस सी लिख देना है। जब इस इक्वेशन 2 में लिखेंगे तो ये माइनस और ये ए की जगह पे आ गया माइनस सी, फिर प्लस बी है, फिर माइनस 2c है और फिर प्लस डी इक्वल टू 0। इनको प्रोसेस करेंगे, ये सी और ये वाला सी माइनस सी रह गया, ये प्लस बी आ गया और ये प्लस डी इक्वल टू, इस इक्वेशन को क्योंकि 4 पहले हम नाम दे चुके हैं, ये जो सिंपल इक्वेशन बन गई इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। इसी तरह जो 3 थी, जब 3 में हमने ए की जगह पे माइनस सी पुट करना है तो ये 2 ए की जगह माइनस सी आ गया, फिर प्लस सी, फिर माइनस 2d आ गया। सी को सी के साथ जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 2c प्लस सी, बाकी माइनस सी रह गया और माइनस 2d इक्वल टू 0 आ गया। और ये जो इक्वेशन बनी इसमें से माइनस को कॉमन लेके दूसरी साइड पे हमने ख़त्म किया, ये बन गया c प्लस 2d इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर इसको 6 का नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 6 का नाम दिया और इधर 5 को नाम दिया। दोनों में देखें, इधर भी c है, इधर भी d है, c और d है। अगर ये प्लस सी है, ये माइनस सी है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये प्लस सी माइनस सी से कैंसिल हो सकता है। तो हमने ये नीचे लिख दिया कि एडिंग इक्वेशन नंबर एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, 5 और 6 को ऐड करेंगे तो ये 5 की लेफ़्ट साइड है b माइनस सी प्लस डी, ये लिख दिए लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट में लेफ़्ट को ऐड कर दिया c प्लस 2d ये, और राइट में राइट 0 थी, 0 प्लस 0 तो ये 0 ही आ जाएगा। माइनस सी प्लस सी से कैंसिल आउट हो गया, b ये वाला 1d और ये वाला 2d, ये बन गया प्लस 3d इक्वल टू 0। तो अब ये जो इक्वेशन बनी है ये इक्वेशन बन गई है b और d के अंदर, जबकि हमारे पास पहले b की वैल्यू फाइंड हम कर चुके हैं 1/3। तो अगर हम इस इक्वेशन के अंदर ये जो अभी हमें मिली है इस इक्वेशन में अगर हम b और b की वैल्यू पुट कर दें, b की जगह 1/3 प्लस 3d, इसको इन्वर्स ऐड किया तो ये माइनस 1/3 दूसरी साइड पे बन गया। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे अगर हम इसका इन्वर्स 3 पे डिवाइड कर देते हैं तो ये माइनस 1/9 बन गया। तो पता चला कि ये थोड़ा सा प्रोसेस करने से हमें b और d दो चीज़ें मिल चुकी हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ऐसा करेंगे कि इक्वेशन ये जो d की वैल्यू है, इस d की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन 6 के अंदर। इधर अगर d पुट करेंगे तो c हमें मिल जाएगा, ये पुट इन इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 6 में हमने d की वैल्यू पुट कर दी। अब कैसे, ये c आ गया, ये प्लस 2 है, प्लस 2 d की जगह -1/9 आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 जब 1/9 से मल्टीप्लाई अगर तो -2/9 बन गया। इसका इन्वर्स ऐड किया तो ये c की वैल्यू दूसरी साइड पे आ गई 2/9। अब b फाइंड आउट हो चुका है, d फाइंड हो गया है, c फाइंड हो गया है, बाकी रह गया जस्ट a। अभी हम a के लिए क्या करेंगे, a के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें देखें c की वैल्यू आ चुकी है अभी, ये 2/9 फाइंड की ये वाली। अगर हम इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दें, ये मैंने लिखा नाउ यूजिंग c इक्वल टू 2/9 इन इक्वेशन नंबर 1, तो a प्लस c की जगह 2/9 आया, इनका इन्वर्स जो था दोनों साइड पे ऐड किया तो -2/9 दूसरी साइड पे बन गया। अब देखें चारों कांस्टेंट a, ये b ऊपर हमने पहले फाइंड किया था, c और d, a b c d तीनों की वैल्यूज़ आ गई, इनको उठाएं इक्वेशन स्टार में पुट कर दें। ये इक्वेशन स्टार में जब वैल्यू पुट की तो इक्वेशन स्टार क्या थी, ये थी 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2, इधर a था, इधर b था, इधर cx प्लस d था। तो a की वैल्यू पुट की -2/9 नीचे आ गया, b की वैल्यू पुट की 1/3 नीचे आ गया, c की वैल्यू थी 2/9 और d की वैल्यू थी -1/9। ये पुट करके इन दोनों में से ये 1/9 जो था ये बटे के नीचे आ रहा था, इसको कॉमन ले लिया 1/9, तो ये 9 नीचे आ जाएगा। अगले स्टेप में हम देखें तो ऊपर रह गया 2x -1 और ये जो 9 कॉमन आया था ये बटे के नीचे आ गया।
बाकी सारी इक्वेशन वैसे ही दोबारा लिख दी, -2/9 1/3। जस्ट इस स्टेप को हमने इस के अंदर सॉल्व किया तो ये वैल्यू लास्ट वाली बन गई। अब ये जो तीनों हैं ये पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाएंगे इसके। तो इसी तरीके हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले मिलते जुलते क्वेश्चंस हमने किए, लेकिन उनके अंदर जो केसेस बनते थे वहाँ पे हम x की वैल्यूज़ एक से ज़्यादा जो थी x की वैल्यूज़ वो यहाँ से निकालते थे, लीनियर फैक्टर से उनको पुट करते थे और कांस्टेंट की वैल्यूज़ आ जाती थी हमारे पास कम से कम 2, फिर हम उनको पुट करके नेक्स्ट वाले फाइंड कर लेते थे। बट इस क्वेश्चन के अंदर एक जस्ट वैल्यू हमें मिली है x की वैल्यू पुट करने से और बाकी 3 वैल्यूज़ मिली हैं कोफिशिएंट कंपेयर करने वाले मेथड से। अब इसमें ये जो लास्ट वाला मैंने आपको नहीं बताया था, जब इक्वेशन नंबर ये 4 को यूज़ करेंगे ना, इक्वेशन नंबर 4 में a की जगह पे -c पुट करेंगे तो -2 ये -c ये इक्वेशन बन गई जिसको हमने इक्वेशन नंबर 7 का नाम दिया है। अब क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसलिए हमने इसको यूज़ नहीं किया। बाकी इक्वेशंस को यूज़ कर लिया हमने, 5 को भी यूज़ किया, 6 को भी यूज़ किया 2 दफ़ा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास जो कांस्टेंट्स थे b c d वो पहले ही फाइंड हो चुके थे, इस वजह से हमने इसको यूज़ नहीं किया। तो बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो कि आप ये क्वेश्चंस अब कर सकते हैं।